नमस्ते, इस वक्त सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क देख रहे हैं यही बचाव है, इसलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, जिसका सीधा सा मकसद ये है कि लोगों में ये जागरूकता फैला पाए कि जब तक कोरोना से लड़ाई चल रही है ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। केंद्र सरकार के हवाले से बड़ी खबर, बृजेश कुमार सिंह की खबर है कि केंद्र सरकार ने कई कंपनियों से बातचीत के बाद दिसंबर तक वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मई में 8 करोड़ 80 लाख वैक्सीन मिलेगी, जबकि जून में 10 करोड़, जुलाई में 15 करोड़ 81 लाख, अगस्त में 36 करोड़ 60 लाख, सितंबर में 50 करोड़ 40 लाख, अक्टूबर में 56 करोड़ 30 लाख, नवंबर में करीब 60 करोड़ और दिसंबर में 65 करोड़ वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि भारत बायोटेक के अलावा 4 और दवा कंपनियां देश में ही कोवैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगी। इसी के तहत स्पुतनिक वैक्सीन बनाने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब में 6 दवा कंपनियों से करार किया गया है। जायडस की 3 डोज वाली वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है और वो अगले कुछ हफ्तों में बाजार में आ जाएगी। बृजेश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी बृजेश, जिस तरीके की तैयारी सरकार की दिख रही है, तो ये क्या माना जाए कि दिसंबर के एंड तक, यानी दिसंबर खत्म होते होते पूरे देश को वैक्सीन लगने की संभावना है? देखिए अर्पिता, जो भारत सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हम बिल्कुल इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 के खत्म होने के पहले जो भारत में जो पॉपुलेशन जो कि 18 वर्ष से ज्यादा की है, जो 18 प्लस पॉपुलेशन है, उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा। क्योंकि आप जो तमाम आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं उसमें जाहिर है वो आंकड़े नहीं शामिल है जो उन कंपनियों के हैं जो कि दुनिया के अलग अलग बाजारों में है, लेकिन जिनसे बातचीत चल रही है, अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है। ध्यान रखें कि इसमें फाइजर या मॉडर्ना के आंकड़े नहीं शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनसे भी बातचीत चल रही है और अगर ये बातचीत सफल रही तो हो सकता है उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है इस साल के आखिर तक शुरू हो जाए। तो उन आंकड़ों को नहीं लिया गया है। यही नहीं, आप ये भी ध्यान रखिए कि कई सारी 3-4 और वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं जो कि जिनकी वैक्सीन अलग अलग स्टेज पर है। हो सकता है अगर उनको परमिशन मिल गई या इस दौरान दुनिया में कहीं और भी अगर कोई नई वैक्सीन इजाद हो गई तो उसका भी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इंडिया में करने की तैयारी है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में जो कंपनियां ऑलरेडी वैक्सीन बना चुकी हैं या जिन कंपनियों को परमिशन अगले 1 से 2 महीनों के अंदर मिलने जा रहा है, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए भारत की जो 18 प्लस पॉपुलेशन है उसको जो है सो कैटर करने जा रही है। इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी बात है कि यह आत्मनिर्भर भारत का भी सबूत हुआ, क्योंकि ध्यान रखिए कि मई, जून और जुलाई इन सिर्फ 3 महीनों तक ही स्पुतनिक 5 का भी इंपोर्ट होने वाला है। अगस्त से यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाला है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जिसके पास इंडिया में बनाने के राइट्स हैं, उसने ऑलरेडी 6 और कंपनियों के साथ अपना करार किया है और वो कंपनियां मिलकर। ठीक है बृजेश, इस तरह यहाँ ये भी बता दीजिए कि बहुत सारी बातें भी सामने आ रही थी कि इतने प्रोडक्शन इस लेवल पर हो पाना अलग अलग जगहों की थोड़ी दिक्कतें हैं। क्या सरकार भी उन पर मदद करेगी किसी भी तरीके से, जो मदद ये कंपनियां चाहेंगी? और क्या सिर्फ अब भारत में ही ये वैक्सीन बनेंगी या बाहर से मंगाने की भी योजना सरकार ने तय की है? देखिए, भारत सरकार ने विकल्प अपने खुले रखे हैं। आप ध्यान रखें कि कई सारे राज्य सरकारों ने ये कहा कि भाई हम तो ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन कर देंगे। भारत सरकार को उसमें भी कोई मनाही नहीं है। उनका कहना है कि अगर आप करना चाहते हैं कर लें, लेकिन जो सो कोई बहुत ही व्यवहारिक तरीका नहीं है, क्योंकि जो अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट में अगर जो है भारत में बनी हुई वैक्सीन अवेलेबल है तो आपको ग्लोबल टेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भारत पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करता रहा है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भारत की मास्टरी है। अब सवाल ये उठता है, आप कहेंगे कि भाई मार्च के महीने में क्यों नहीं जो है ये सारी चीजें सामने थी? क्योंकि दरअसल उस समय भारत सरकार इन तमाम कंपनियों से बात कर रही थी, उनके साथ तैयारी कर रही थी। भारत सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जब तक आपकी तैयारी मुकम्मल न हो जाए उसको पब्लिक डोमेन में रखने का कोई मतलब नहीं है। अप्रैल में इस पर चर्चा हुई कि भारत बायोटेक जो है, जिसको कि भारत सरकार ने मदद दी है वैक्सीन डेवलप करने में, उसके लाइसेंस को क्यों नहीं लिबरलाइज किया जा रहा है, बाकी लोगों को क्यों परमिशन नहीं दी जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी उस पर काम कर रही थी, इसीलिए आप देख रही हैं कि भारत बायोटेक 4 और कंपनियों के साथ मिलकर जो है
वैक्सीन तैयार करने जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात अर्पिता, इस चीज को समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का निर्माण जो है आलू गाजर बनाने वाली चीज नहीं है। यह एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है। अगर आपको जो है उसको परमिशन दे भी दी जाए तो आप बना नहीं सकते। तो ऐसे में पूरी मुकम्मल तैयारी के बाद तमाम जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको R&D में मदद देकर, आपने ध्यान है भारत बायोटेक का, यानी देखिए पूरा रोड मैप जो है वो बना लिया गया है, पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। अब वक्त है इस पर आगे काम करने का। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश। वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अगले 15 दिनों में वो राज्यों को 1,92,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज देगी। केंद्र के मुताबिक राज्यों को ये डोज मुफ्त में दी जाएगी। वैक्सीन की जो डोज राज्यों को दी जाएगी उनमें 29 लाख के करीब जो कोवैक्सीन है उसकी और 1,62,00,000 डोज कोविशील्ड की होगी। केंद्र ने राज्य के इस्तेमाल और दूसरी डोज लेने वाले लोगों के लिए ये डोज मुफ्त देने का फैसला किया। केंद्र सरकार के मुताबिक इस महीने राज्यों को 4,29,00,000 वैक्सीन डोज पहले ही दी जा चुकी है। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक राज्यों को अब तक वैक्सीन की 18 करोड़ डोज दी जा चुकी है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अमिताभ, देखिए किस तरीके से राज्यों को देना है, अब राज्यों को जो टीका है वो केंद्र ने दे भी दिया है। यानी जो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि केंद्र जो है वो पक्षपात कर रहा है, कई राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, ये पूरा देखिए किस तरीके से तैयारी केंद्र सरकार की थी, ये जाहिर की गई है। देखिए दो चीजें साफ है। ये 1 मई से जो नीति लागू हुई थी उसके तहत 1 से 16 मई तक सरकार कितने आवंटित करना, कितने डोज सबको आवंटित किए हैं, इसके बारे में राज्य सरकार को बता चुकी थी। और ये भी साफ हो गया था कि 50% इसका केंद्र सरकार देगी और 50% राज्यों को सीधे दवा निर्माताओं से खरीदना पड़ेगा। ये बात जब ये नीति लागू हुई थी वैक्सीन की तब वो शुरू हुआ था। अब तक सरकार, इसलिए अब तक जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक अब तक आपने देखा होगा 4.5 करोड़ से ज़्यादा डोज राज्यों और निजी अस्पतालों को मई महीने में पहले दिए जा चुके हैं और 192 लाख कोविड वैक्सीन के डोज 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में राज्यों को दिए जाएंगे। और इसमें कोवैक्सीन कितनी है और इसमें कोविशील्ड कितनी है भी बताया गया। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अभी सरकार को, राज्य सरकारों को बता दिया जाएगा कि आपको कितनी वैक्सीन दी जा रही है, ताकि जो उनके पास वैक्सीन बची हुई है उसका इस्तेमाल कर लें और जो वैक्सीन भेजी जाए उसकी बर्बादी ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो। इसीलिए पहले से केंद्र ने ऐलान कर दिया है। तो ये केंद्र ने देखिए पहले से ही ये ऐलान भी कर दिया है कि अब राज्यों को इतनी वैक्सीन दी जाएंगी, क्योंकि कई जगहों पर अमिताभ ये भी खबरें आ रही थी कि दूसरी डोज उपलब्ध नहीं है या उसकी दिक्कत है, इसलिए अभी केवल जितने लोगों को पहली और दूसरी डोज दी जा सकती है उन्हीं लोगों का वैक्सीनेशन ये राज्य कर रहे हैं। लेकिन अब इससे राज्यों के अंदर भी ये बात आएगी कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, क्योंकि केंद्र की तरफ से आ रही है वैक्सीन। केंद्र सरकार ने यही तय किया कि जो अभी इस बारी जो 192 लाख जो उन्होंने डोज देने का तय किया है उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि राज्यों में कितनी डोज दी हैं अभी तक, राज्य में उसकी उपयोगिता कितनी है, और दूसरा कि सेकेंड डोज लगवाने वाले लाभान्वितों की संख्या कितनी है। इसी आधार पर अब राज्यों को भी अगली अलॉटमेंट होगी इस 192 लाख में। उसके बाद धीरे धीरे जब विदेशों से आनी शुरू हो जाएगी, देश की दूसरी फैक्ट्रियों में बननी शुरू हो जाएंगी, तो हमने पहले भी कहा था आने वाले 1 से 1.5 महीने में अब स्थितियां सामान्य होती चली जाएंगी और जिस राज्य को जितना चाहिए होगा केंद्र सरकार उसका अलॉटमेंट कर पाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच ये अच्छी खबर है कि अब केंद्र ने ये तय कर दिया है दरअसल कि देखिए अब 15 दिनों के अंदर राज्यों को 1,92,00,000 कोरोना वैक्सीन की जो डोज है वो दी जाएगी। उधर ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलते कोरोना ने देश की चिंता बढ़ाती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि देश के कई राज्यों, खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट शुरू की गई। इसका मतलब यह है कि अब कोरोना के नए मरीजों की संख्या कम हो रही है। हालांकि कोरोना से रोज मरने वालों की संख्या करीब करीब एक जैसी बनी हुई है, इसलिए चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट, कई राज्यों में नए मरीजों की संख्या में कमी, दिल्ली, बिहार, यूपी में घटने लगे नए मरीज, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी। देश में कोरोना के कहर की दूसरी लहर जारी है और रोज रोज आने वाले मौत के आंकड़े अब भी परेशान कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से कोरोना की वजह से रोजाना करीब 4,000 लोगों की मौत हो रही है।
बीते 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना के 3,43,122 नए मरीज मिले, जबकि इस दौरान 3,994 लोगों की जान भी गई। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है और इसकी चपेट में आने वाले नए मरीजों की संख्या घट रही है। पिछले 3 दिनों से ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कुछ कमी पाई गई, जो कि 20% से कम अब हमारे देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों में नोट की गई है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारी देश में करीब 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक आज एक्टिव केसेस हैं। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं और 50,000 से कम वाली 16 स्टेट्स हैं। इसमें मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछली प्रेस ब्रीफिंग में हमने बताया था कि देश में ऐसी 13 स्टेट हैं जिसमें बिहार भी एक स्टेट थी, लेकिन आज बिहार में 1 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। ये आंकड़े उम्मीद बांधते हैं। अगर कोरोना के रोज आने वाले मरीजों का बीते एक हफ्ते का औसत देखें तो तस्वीर बहुत हद तक साफ होती दिखती है। 8 मई को कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए थे, तो 12 मई को 3,62,000 नए मरीज सामने आए। अब बीते 24 घंटे में ये आंकड़ा 3,43,000 तक पहुंच चुका है। वह स्टेट जहां पर कि एक्टिव केसेस सबसे अधिक थे, यानी कि जहां पर हम एक्टिव केसेस ज्यादा पा रहे थे, उनमें से 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कमी नोट कर रहे हैं। देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है। खासकर जब बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हालत पर नजर जाती है तो कोरोना के कमजोर पड़ने का भरोसा बढ़ता है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर सख्ती बढ़ाई तो बेतहाशा बढ़ती बीमारी पर ब्रेक लगने लगा। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए राजधानी पटना में तो सख्ती बढ़ती ही जा रही है, साथ ही आरा जैसी जगहों पर पुलिस सड़कों पर निकलने वालों से न केवल पूछताछ करती दिखी, बल्कि आने जाने वालों के हाथ सैनिटाइज करवाकर उन्हें जागरूक करती भी नजर आई। सीवान में तो बेवजह सड़कों पर निकलने वालों को कान पकड़कर उठक बैठक कराकर घरों में रहने का सबक मिला। प्रशासन की ऐसी कोशिशों की वजह से ही बिहार में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिखी। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 7,752 नए मरीज मिले और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 96,277 हो गई। सरकार का दावा है कि पॉजिटिविटी रेट 8 दिन पहले के 12% से घटकर 8% हो गया है, जबकि रिकवरी रेट 79% से बढ़कर 83% हो गया है। आज से 8 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 12% के आसपास थी, जो आज घट के 8% पर आ गया है, और रिकवरी रेट जो लगभग 79% के आसपास थी वो लगभग 83% पर पहुंच गया है। लगभग 96,000 के आसपास अभी भी एक्टिव केसेज इस राज्य के अंदर में हैं। इसलिए पूरा स्वास्थ्य महकमा अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ इन कोरोना के मरीजों के इलाज और उपचार के काम में लगा हुआ है। सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए सैनिटाइजेशन अभियान भी शुरू कर दिया है। इस काम में पंचायत की मदद ली जा रही है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली में कोरोना का डर रोज बरोज बढ़ रहा था, लेकिन अब देश की राजधानी में भी कोरोना का कहर कम होता दिख रहा है। दिल्ली सरकार ने भी माना है कि लॉकडाउन और बाजारों में सख्ती से कोरोना का कहर कम हुआ है, इसलिए इसमें फिलहाल किसी तरह की ढील नहीं दी जा रही। इसके अलावा जहां जहां वैक्सीन उपलब्ध है वहां वैक्सीनेशन अभियान भी दमखम के साथ चल रहा है। इन कोशिशों का नतीजा सामने है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में 10,479 नए मरीज सामने आए और इस दौरान 308 लोगों की मौत भी हुई। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 15,179 मरीज ठीक भी हुए और पॉजिटिविटी रेट 14.24% रहा। पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। बिहार और दिल्ली
की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कहर में कमी महसूस की जा रही है। कोरोना के बेकाबू होते ही हरकत में आई सरकार और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। राज्य में लॉकडाउन और दूसरी सख्ती शुरू हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जंग की कमान संभाल ली। एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री कोरोना से जंग की तैयारियों का जायजा लेने कई शहरों और गाँव में नजर आए। सरकार की मुस्तैदी का असर अब आंकड़ों में झलकने लगा है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17,775 नए मरीज सामने आए और इसी दौरान 19,425 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 281 लोगों की मौत भी हुई। यूपी में रिकवरी रेट बढ़कर 86% हो चुका है। जाहिर है सरकार और प्रशासन की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। लोगों की जागरूकता और वैक्सीनेशन अभियान से कोरोना की हार तय है। ये भरोसा अब और पुख्ता हुआ है। गोवा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई का आरोप है कि बीती रात 1 बजे से 6 बजे के बीच गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 13 और मरीजों की मौत हुई है। विजय सरदेसाई का दावा है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में अब तक कुल 75 लोगों की मौत हो चुकी है। विजय सरदेसाई के मुताबिक 10 मई को 26, 11 मई को 21 और 12 मई को कोरोना के 15 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। यह मामला पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में पहुंच चुका है। वहीं इस मामले में गोवा सरकार ने भी जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। People have died on 4 consecutive nights because of oxygen shortage. Basically, mismanagement of oxygen supply in the Goa Medical College, which is the premier hospital in Goa. गोवा मेडिकल कॉलेज में 75 मरीजों की मौत का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में पहुंच गया। गोवा रात में 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही मरीजों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने गोवा सरकार से जवाब तलब किया। इसके जवाब में गोवा सरकार का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हो रही मौतों के मामले को गंभीरता से ले। इस बीच गोवा सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। महामारी से जारी सबसे बड़ी लड़ाई अब देश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि कोरोना का कहर अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की कमी ने हरियाणा में मुसीबत को और बढ़ा दिया। हरियाणा के सोनीपत में 35 गांव में कोरोना बम फूटा तो सरकार ने गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की जो कोशिश है उनको तेज कर दिया। इसके लिए राज्य सरकार की कुछ बसों को एम्बुलेंस बना दिया गया। सरकार वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है। गांव में कोरोना से हरियाणा में आफत। हरियाणा के कई गांव में फैली महामारी। सोनीपत के 35 गांव बने कोरोना हॉटस्पॉट। घर घर टेस्टिंग के लिए 8,000 टीमें तैनात। हरियाणा के सोनीपत में सूनी गलियां, बंद पड़ी दुकानें और सड़कों पर सन्नाटा उस खतरे की गवाही दे रहा है जिसके कहर से हर इंसान खौफ में है। कोरोना महामारी ने हरियाणा के सोनीपत के 50 गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि उनमें से 35 गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। बताया जा रहा है कि सोनीपत के सिर्फ सिसाना गांव में ही बीते 13 दिनों में 21 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन केवल 2 लोगों की मौत की वजह कोरोना बता रहा है और बाकी 19 लोगों की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। लेकिन इससे दहशत तो बढ़ ही गई है। ऐसे में लोगों का आरोप है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महामारी पर भारी है। शासन की फॉर्मेलिटी है। अच्छा, क्या लगता है गांव की स्थिति कई तरह से चिंताजनक है? बिल्कुल चिंताजनक है। कोई सुविधाएं नहीं, फैसिलिटी नहीं, किसी को कोई सामान मुहैया नहीं हो रहा। गांव में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक कर गांव में सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दे दिए, जिसके मुताबिक गांव में थर्मल स्क्रीनिंग बढ़ाने और घर घर जाकर मरीजों की पहचान करने को कहा गया। इसके अलावा हॉटस्पॉट बन रहे गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाने की इजाजत दे दी गई। इतना ही नहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया कि ग्रामीण इलाकों में कोविड अस्पतालों की पहचान कर ली गई है और घर घर जाकर टेस्टिंग के काम के लिए 8,000 टीमें तैनात कर दी गई। हर एक गांव को हम स्क्रीनिंग करेंगे, हर एक गांव में कमेटी बनाएंगे और जहां पे हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं,
उन गांव में आइसोलेशन बेड स्थापित करेंगे, ताकि जिसके घर पे आइसोलेशन की सुविधा नहीं है उनको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, और जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की या कोई और वजह है वो हमारे हर एक सब डिवीज़न लेवल पे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं DCHC, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बारे में लोकल कमेटी होगी जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पटवारी, नंबरदार जो लोकल हैं वहाँ के वो फंक्शनरीज होंगे। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच लोगों को एम्बुलेंस की कमी से दो चार न होना पड़े, इसके लिए भी कदम उठाए गए। हरियाणा रोडवेज की जो बसें यात्रियों की भीड़ के साथ सड़कों पर फर्राटा भरा करती थीं, आज वो मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के काम में लगा दी गई हैं। गांव में एम्बुलेंस की कमी से जान का संकट पैदा न हो, इसके लिए फरीदाबाद में 5 सरकारी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया, जिसमें 4 बेड, 1 स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। ये बसें गांव में तैनात की गई हैं, जिसे कोविड सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दी गई है। 4 बेड्स होंगे तो एक साथ 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को कैरी किया जा सकता है। और जैसा ये गांव के अंदर भी फैल रहा है, तो गांव के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर इनको दिया जाएगा, ताकि लोगों को इमीडिएटली मदद हो सके और इसको बाकी ठहरने के पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। एक तरफ गांव में तेजी से फैल रहे कोरोना ने सरकार को परेशान कर रखा है, तो वहीं हरियाणा में जारी किसानों का आंदोलन भी सरकार की फिक्र की बड़ी वजह है। हरियाणा सरकार को चिंता सताने लगी है कि धरना इसी तरह जारी रहा तो धरने पर बैठे किसानों पर भी कोरोना कहर बनकर टूट सकता है। लिहाजा हरियाणा सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। जैसे ही ये दूसरी लहर शुरू हुई थी, मैंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहाँ पर भेजा था कि सबके टेस्ट करा लिए जाएं और सबकी वैक्सीनेशन कर दी जाए। आंदोलन अपनी जगह है, वो आप करते रहें, लेकिन इस महामारी से बचना और दूसरों को बचाना ये आवश्यक है। एक तरफ महामारी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में जल्द से जल्द जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की चुनौती है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों की जागरूकता कोरोना को हराने में कारगर साबित हो सकती है। पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। किसानों को सौगात देने आए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने देशवासियों से टीका लगवाने की अपील की। पीएम ने लोगों से टीका लगवाने के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क के मंत्र को हमेशा ध्यान में रखने की अपील की। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। कोरोना से देश में हुई तबाही पर पीएम ने चिंता जताते हुए कहा कि महामारी से अपनों को खो चुके लोगों का दर्द वो भी महसूस कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। गांवों में कोरोना का संक्रमण फैलने पर पीएम ने चिंता जताई। कहा कि गांवों पर और ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही पीएम ने भरोसा दिलाया कि देश कोरोना को हराकर ही दम तोड़ेगा। इस कोरोना वायरस के कारण
हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना काल में मरीजों और उनके परिवार के लोगों को जरूरी मेडिकल उपकरण, इंजेक्शन और दवाओं को बांटने के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आज पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 20 मिनट तक चली। श्रीनिवास के अलावा पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से भी संपर्क किया था और यही नहीं, बीजेपी नेता हरीश खुराना से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये पूछताछ कोर्ट के आदेश पर हो रही है और जांच के बाद पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी जाएगी। युवा कांग्रेस और कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में इसी प्रकार सेवा करती रहेगी। हमें हथकड़ियां लगाइए, हमें जेल में डालिए, पर ऑक्सीजन दिलवाने, रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिलवाने, वेंटिलेटर और बेड दिलवाने, भोजन दिलवाने और कोरोना मरीजों की मदद करने से युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को आप कभी नहीं रोक पाएंगे। ये हमारा संकल्प भी है और हमारा दृढ़ निश्चय भी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ करने के बाद कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उनका जो फर्ज है वो अहल सियासत जाने, हमारा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। राहुल गांधी ने भी श्रीनिवास से हुई पूछताछ पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। उधर नदियों में लाशों के बहने की खबरों की बाढ़ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सख्त निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश गृह विभाग को जारी किए। इन निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस को सभी नदियों में पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाए। पुलिस बल नावों से पूरे प्रदेश की नदियों की निगरानी करेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परंपरा के नाम पर कोई भी नदियों में शवों को न बहाए। मुख्यमंत्री का यह भी निर्देश है कि प्रदेश में नदियों के किनारे बसे गांव और शहरों में ग्राम विकास अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से समितियां बनाकर यह पक्का किया जाए कि कोई भी शव नदी में नहीं फेंकेगा। मृत्यु के बाद अंत्येष्टि के लिए सरकार ने धनराशि भी स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री का यह साफ निर्देश है कि आदेश तोड़ने वालों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं बिहार में गंगा नदी के बहते शवों के मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पहले बक्सर में और अब राजधानी पटना के गुलबीर घाट में 2 शव मिले हैं लोगों को। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से लोग बोरे में बांधकर शवों को नदी में फेंककर चले जा रहे हैं। इस घटना का पता चलते ही प्रशासन फौरन हरकत में आया। नदी में शव फेंकने वालों की जांच शुरू की गई। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी के गांव में कोरोना से निपटने के लिए यूपी सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ऐसे अस्पतालों में बदलने का फैसला लिया जहां पर 50 बेड उपलब्ध हों। इसके अलावा इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सुविधा मौजूद रहेगी। इसके अलावा योगी सरकार ने निर्देश दिए कि सामुदायिक अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। यूपी सरकार ने 17,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए भी ऑर्डर दिए। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की वजह से 10 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। इन लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को इनकी आंख निकालनी पड़ी है।
कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा मामले मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उद्धव सरकार ने टास्क फोर्स को जिला स्तर पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए ताकि ब्लैक फंगस के मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। ठाणे में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए विशेष अस्पताल, अलग ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर बनाने का निर्देश दिया गया। नासिक में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मच गया है। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए विदेशों से भी लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स का 4 एयरक्राफ्ट सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा। इन्हें जल्द से जल्द क्लियरेंस देने की प्रक्रिया कस्टम विभाग ने शुरू की है, जिससे सही समय पर यह ऑक्सीजन जरूरतमंद मरीजों को मिल सके। तमिलनाडु के लिए लाए गए इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतारा गया। यूपी के भदोही में बिना वजह सड़कों पर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती लगाई गई और लोगों से बिना वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भदोही में कुछ लोग सड़कों पर घूमते दिखे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की और फिर उन्हें घर वापस भेज दिया। और अब बात कोरोना किलर कहलाने वाली दवा की, जो वायरस की कमर तोड़ने में सबसे कारगर साबित हो सकती है। कुछ दिनों से आप डीआरडीओ की देसी दवा 2DG के बारे में खबरें देख रहे होंगे, लेकिन इस दवा को लेकर आपके मन में कई सवाल भी उठ रहे होंगे। न्यूज 18 ने डीआरडीओ की उस टीम से आपके हर सवाल का जवाब पूछा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना के कहर के सामने डीआरडीओ ने हर मिशन में सभी मोर्चों पर अब तक फतेह हासिल की है। तो क्या डीआरडीओ की देसी दवा 2DG भी कोरोना मरीजों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगी? देखिए डीआरडीओ की दवा 2DG पर आपके सवाल और डीआरडीओ वैज्ञानिक के जवाब। कोरोना की देसी दवा 2DG का नाम सुर्खियों में, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सैकड़ों सवाल हैं, जिनका जवाब डीआरडीओ के वही वैज्ञानिक देंगे जिन्होंने कोरोना मरीजों के लिए ये संजीवनी बनाई है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक अनंत नारायण भट्ट 2DG दवा बनाने वाली टीम का हिस्सा है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये है कि इस दवा को कब ले सकते हैं। ये हमारा डॉक्टर रेड्डीज लैब और डीआरडीओ मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में ये दवा जो है वो बाजार में आ जाएगी। जहाँ तक अगर आप पेशेंट के स्टेज की बात कर रहे हैं कि किस स्टेज में पेशेंट ले सकते हैं, तो अभी ये हॉस्पिटलाइज सेटिंग के लिए ये परमिशन हमें मिली है। तो जब मरीज जब भी भर्ती होगा हॉस्पिटल में, अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से बिलो या 90 से बिलो होती है, तो ऐसे सारे मरीज जो हैं वो इस दवा को ले सकते हैं। और जैसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल में परिणाम है, मुझे लगता है कि उन सभी को दवा लेने के बाद जल्द आराम मिलेगा। डीआरडीओ की 2DG दवा से मरीज कितने दिन में ठीक हो जाता है? क्या ये बहुत तेजी से असर करती है? 42% जो मरीज हैं ये दवा लेने के तीसरे दिन तक उनको आराम मिल जाता है और उनकी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। और 1 या 2 दिन उससे या 3-4 दिन डिपेंड करता है, अलग अलग मरीजों की स्थिति अलग अलग होती है, तो उनकी रिकवरी जो होती है वो उसके बाद सब्सिक्वेंट कुछ दिनों में हो जाती है और ये जितने भी सिम्टम हैं उनके वो स्लोली डिसअपियर होने लगते हैं और मरीजों को लगभग 5 से 7 दिन में लगभग पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। किसी भी दवा को लेकर उम्र का ख्याल रखना जरूरी होता है। ऐसे में डीआरडीओ की कोरोना वाली दवा क्या हर उम्र के मरीज पर असर करेगी? दवा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी और जो ट्रायल में जो पेशेंट रिक्रूट हुए उनकी जो सबसे अधिकतम उम्र थी वो 84 वर्ष थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस स्पैन में 18 वर्ष से 84 वर्ष में लगभग सारे मरीजों पे दवा अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना के इलाज में कई दवाओं की डोज मरीज की हालत के हिसाब से बदलनी पड़ती है।
ऐसे में 2DG दवा की डोज को लेकर क्या सावधानी रखनी होगी? पानी में घोल के इसको लिया जा सकता है भोजन से 20 मिनट पहले, 20 से 30 मिनट, और शाम को भी, रात को भी, रात्रि भोजन से 20 से 30 मिनट पहले इस दवा को लिया जा सकता है। तो ये दिन में 2 बार ये दवा दी जाती है। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती, तो क्या DRDO की कोरोना वाली दवा को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ पाबंदियां हैं? गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेंस जो होती हैं, उनके लिए ये दवा जो है वो वर्जित है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को बेहाल कर दिया है, ऐसे में हर आदमी खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ये जानना भी अहम है कि 2DG दवा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं एक है जिनको अभी ये दवा वर्जित है, और चूंकि क्लिनिकल ट्रायल 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों पे हुए थे, तो जो दवा अभी फिलहाल दी जाएगी वो 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक उम्र की बात है, उम्र में कोई ऐसे कारण नहीं है कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों को ये दवा कोई परेशानी पैदा करेगी। और इसके लिए अगर क्लिनिकल परीक्षण करने होंगे तो हम आवश्यक क्लिनिकल परीक्षण करेंगे, और उसके बाद फिर इस दवा को हम शायद बच्चों के लिए भी, अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं या अगर कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों में भी इस दवा से, तो हम ये शायद बच्चों के लिए भी ला सकते हैं ये दवा। क्या DRDO की कोरोना वाली दवा का कोई साइड इफेक्ट भी है? हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए, और एक DCGI की एक पैरामीटर होते हैं जिसमें एडवर्स इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, और ये हमने ये सारी चीज़ें DCGI को रिपोर्ट की हैं, जिसके बाद ही DCGI ने हमें इस चीज़ की परमिशन दी है कि हम ये दवा को को मंजूरी दी है, अनुमति दी है। तो दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं हैं, क्या वो पहले ही इसे बचाव के तौर पर ले सकते हैं या नहीं? अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो संक्रमण के लिए ये दवा जरूर कारगर होगी। हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे शायद हम भविष्य में ऐसे मतलब शायद हम ये इसके परिणाम अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आए। DRDO की ये दवा लोगों को खुले बाजार में मिल सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह तक ये एक छोटी खेप जो है वो बाजार में आ जाएगी, और कुछ अस्पतालों को जिन्होंने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किए हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आती रहेगी दवा। प्रतिदिन कुछ न कुछ अमाउंट दवा का आता रहेगा बाजार में, लेकिन जून माह से ये बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर इसकी उपलब्धि इंश्योर कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये दवा जो है बाजार में बृहत स्तर पे जून माह से आने लगी। क्या कोरोना किलर कहलाने वाली 2DG दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो हॉस्पिटल के लिए है, तो हॉस्पिटल सेटिंग में इस दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, और उसके बाद भी जब ये होता है तो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी, इनफैक्ट कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। DRDO की कोरोना फाइटर देसी दवा सरकारी अस्पतालों से हासिल करनी होगी या कुछ दिनों में ये हर अस्पताल में उपलब्ध होगी? क्या हॉस्पिटल डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी, सरकारी सिस्टम भी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ढेर सारे लेटर्स लिखे हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को। अलग अलग जगह से डिमांड आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हर तरफ से डिमांड आ रही है। ऐसा कोई एक फिक्स वो नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही डिमांड आ रही है या प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है, लगभग हर सेक्टर से डिमांड आ रही है। क्या आम दवाओं की तरह 2DG दवा को मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है? शुरुआत में पहले हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में ही जाएगी, और उसके बाद जब इसकी उपलब्धता प्रचुर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिर मेडिकल स्टोर्स पे भी शायद मिलेगा। कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में DRDO की देसी दवा उन्हें कैसे दी जा सकती है? जो वेंटिलेटर पे मरीज होते हैं उन होती है जिसके द्वारा दवा, भोजन या सारा कुछ दिया जाता है ओरली। कोरोना महामारी को लेकर सारी दुनिया के वैज्ञानिक करीब 1.5 साल से दिन रात कारगर दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में DRDO को 2DG दवा के क्लिनिकल ट्रायल से लेकर फाइनल नतीजे मिलने में क्या क्या मुश्किलें पेश करनी पड़ी? ये दवा का जो इसके शोध का कार्य शुरू हुआ था, ये अप्रैल और मई के महीने में शुरू हुआ था, और हमें कुछ अनुमति लेनी पड़ी, और उन अनुमतियों के आधार पे हमने मई में सबसे पहले इसको CCMB हैदराबाद में इसके लेबोरेटरी टेस्ट किए,
और लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे CCMB हैदराबाद में बहुत अच्छे परिणाम मिले और उसके बाद इस दवा को हम फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति हमें मई 2020 में मिली और उसके बाद फिर फेज 2 ट्रायल भी 2 चरणों में हमने पूर्ण किया और उन दोनों फेज 2 ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद हमें फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिली और फेज 3 ट्रायल जो है वो मार्च तक चला है और ये सारा डेटा एनालिसिस करके फिर हमने DCGI से रिक्वेस्ट किया कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और हमें इसको प्रेजेंट करने की अनुमति दी जाए और DCGI ने हमें अनुमति दी। उसके बाद हमने प्रेजेंट किया जिसके आधार पे हमें DCGI ने मंजूरी दी। जो लोग कोरोना के अलावा कुछ और बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उन्हें 2DG दवा दी जा सकती है या नहीं? क्लिनिकल ट्रायल में कुछ मरीज होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव, जैसे एक CKD एक डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सिर्फ वो ऐसे मरीज रखे गए थे उसमें और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को ये दवा दी जा सकती है। कोरोना के इलाज में रामबाण कहलाने वाली DRDO की दवा के काफी कारगर होने का दावा है, इसलिए सवाल ये है कि इसकी कीमत कितनी होगी। प्राइसिंग का निर्धारण होगा, वो भी मुख्य रूप से डॉक्टर रेड्डीज लैब को ही करना है क्योंकि उनको अपने खर्चे देखने होंगे कि रॉ मटेरियल कितने का उपलब्ध हो पा रहा है और कितना उनका खर्च आ रहा है। लेकिन ये इंश्योर रहिए कि इससे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो दवा हो ये लोगों की पूर्ण रूप से आम जनमानस जो है भारत का, उनकी अफोर्डेबिलिटी में हो। DRDO की 2DG दवा कोरोना की दूसरी लहर में देश के लिए इस मुश्किल दौर में बड़ी उम्मीदें लेकर आई है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह अब तक DRDO ने कोरोना की जंग में हर मुश्किल को हल किया है, उसी तरह 2DG दवा भी कोरोना की कमर तोड़ने में कामयाब होगी। और बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से। वहां की एक जेल में पिछले 2 दिनों के अंदर 59 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी तक जेल में कोरोना के 159 मामले सामने आ चुके हैं। सभी कोरोना मरीजों को जेल में ही एक स्पेशल बैरक में रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी निगरानी में जुटी है। लेकिन एक साथ इतने कैदियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई। इतना ही नहीं, बाल सुधार गृह में भी करीब 25 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिनका इलाज चल रहा है। बहुत चिंता का विषय है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जेल है उसमें रेगुलरली जो है पिछले 3-4 दिन से केसेस आ रहे हैं। अभी तक आज सुबह तक टोटल 159 केसेस जो हैं वो आ चुके हैं और अभी भी कुछ उनकी हमारी सैंपलिंग आज भी हो रही है। ईद के मुबारक मौके पर लोगों से बार बार अपने घरों पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर ही नहीं हुआ। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमृतसर से सामने आई। वहां एक मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ दिखी। हालांकि इस दौरान ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ अमृतसर ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोग बिना मास्क के ही नजर आए। तो आसनसोल की जरा तस्वीरें देखिए। यहां पर भी भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है लेकिन कुछ के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। तो स्थिति कुछ ऐसी है जिन्हें लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। 2 तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा दें। आज जहां पंजाब अमृतसर से ही तस्वीर सामने आई जहां पर भारी तादाद में देखिए लोग इकट्ठा हुए नमाज अदा करने के लिए। वहीं आसनसोल से भी ऐसी तस्वीरें आई जहां भी देखिए भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। कुछ के चेहरे पर मास्क है, कुछ के चेहरे पर वो भी नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं। और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां चित्रकूट जेल के भीतर गैंगवॉर हुआ जिसमें 3 बड़े अपराधी मारे गए। सूत्रों के मुताबिक चित्रकूट जेल के भीतर डबल मर्डर के आरोपी अंशु दीक्षित नाम के कैदी ने फायरिंग करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर मिराजुद्दीन और मुकीम कला को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई।
जब तक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, अंशुल ने कई राउंड गोलियां वसीम और मिराजुद्दीन पर दाग दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने अंशुल को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वो पुलिस की गोली से मारा गया। इस खूनी संघर्ष में 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। 9-10 बजे के करीब जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गाँव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। उधर चित्रकूट जेल शुक्रवार की सुबह गोलियों की तरतराहट से थर्रा उठा, जिसकी गूंज अब लखनऊ में भी सुनाई दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन से जवाब तलब किया। सवाल उठता है कि आखिर अंशु दीक्षित है कौन और जिन 2 कैदियों को उसने मौत के घाट उतारा उनकी पहचान क्या है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर जेल के भीतर उसके पास पिस्तौल आया कहां से। बताया जा रहा है कि मिराजुद्दीन पूर्वांचल के नामी बाहुबली माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी गैंग का बदमाश था और हत्या, लूट और अपहरण के दर्जनों मामले उस पर चल रहे थे। उसे कुछ अरसा पहले ही बनारस जेल से चित्रकूट जेल ट्रांसफर किया गया था, जबकि वसीम काला उर्फ मुकीम काला पश्चिम उत्तर प्रदेश का नामी और इनामी गैंगस्टर था। कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले में चिनाई मिस्त्री का काम करने वाला मुकीम का शुमार प्रदेश के हार्डकोर क्रिमिनल में होता था। गैंगवॉर में मारा गया मुकीम काला पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा जा चुका था। मुकीम काला का आतंक इतना था कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की पुलिस उसकी तलाश में थी। सहारनपुर में तनिष्क शोरूम के इंस्पेक्टर की वर्दी में 10 करोड़ की डकैती डालने वाले मुकीम से पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान AK-47 भी बरामद की थी। जेल सूत्रों के मुताबिक सीतापुर जिले के मानकपुर का रहने वाला अंशु दीक्षित सीतापुर का शार्प शूटर था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी विनोद त्रिपाठी और गौरव सिंह की हत्या का आरोपी है अंशु दीक्षित। गवाह हेमंत को मारने की फिराक में भी वो था, लेकिन 2008 में बिहार के गोपालगंज में अवैध असलहों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। अंशु दीक्षित लखनऊ के CMO हत्याकांड से भी आरोपी रह चुका है, लेकिन 2014 में अंशु को गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही वो सुल्तानपुर जेल में बंद था। मगर अंशु को उस वक्त चित्रकूट की बेहद सुरक्षित जेल में ट्रांसफर किया गया था, जब 2019 में सुल्तानपुर जेल से अंशु दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।